हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम करंट के एक स्पेशल टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो है भारत का बजट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक शब्द है भारतीय बजट। पहले इस पर चर्चा करेंगे, फिर हम यहाँ पर देखेंगे R&D। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक, अब तो आप ये भूलेंगे नहीं। अब जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शब्द करना प्रयोग करना होगा तो यहां पर हम R&D को लेके आएंगे। अब हम जब किसी एक देश की बात करते हैं तो यहां पर वो है कितना, यहां पर बात करेंगे कितना वह है समृद्धशील है, कितना वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो यहां पर हमें ये देखना है कि भारतीय बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से यहां पर ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और बाकी क्षेत्र क्यों पिछड़ते जा रहे हैं। इसको समझने से पहले आपको भारतीय बजट के कुछ पहलुओं को समझना होगा। हाल ही में निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया जाना है। ये बजट प्रस्तुत करने वाली हैं। अब आप बोलेंगे बजट तो आता है हमारा फरवरी मार्च में, तो इस बार बजट कैसे? तो आपको पता होगा 2024 में हमारे यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन हुए थे, जैसे हम आम इलेक्शन के नाम से जानते हैं, आम चुनाव के नाम से जानते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर होती है, ये होती है आपकी 1 अप्रैल से लेकर कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक, और हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुए थे ये होते आपके अप्रैल मई में और जून में, और उसके बाद 8 से 10 जून के बीच में हमें अपनी नई सरकार मिली थी। तो कई बार होता क्या है, सरकार चेंज हो जाती है और नई सरकार पुरानी सरकार के द्वारा बनाए हुए बजट पर काम तो करेगी नहीं। हर किसी की अलग अलग पॉलिसी है। इसीलिए जब जिस वर्ष इलेक्शन होने होते हैं तो जो सरकार उस समय मौजूद होती है वह अपने जो बीच के महीने होते हैं अप्रैल, मई और जून, इन महीनों में काम करने के लिए जो बजट बनाती है इसी को कहा जाता है इंटर्म बजट या फिर आंतरिक बजट। फिर जब नई सरकार चुनकर आती है, चाहे परिवर्तित होके आए चाहे बिना परिवर्तित होके आए, तो वह बजट फिर पूरा लेके आती है अपने आगे के जो 8-9 महीने होते हैं उनमें काम करने के लिए। फिर अगले वर्ष से पूरा बजट फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। ये बजट की प्रतिक्रिया है, इसीलिए ये बजट आपका जुलाई महीने में देखने को मिलेगा। अब यहां पर हमारे सामने महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अनुसंधान का क्षेत्र है, इसमें हम कितना पैसा अपने बजट का खर्च करते हैं, और अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो किन किन क्षेत्रों में करते हैं तथा दुनिया के अन्य देशों की क्या स्थिति है उन क्षेत्रों में, इसे आज हम पूरा एनालाइज करेंगे। क्योंकि किसी भी देश में कितनी चीज मैन्युफैक्चरिंग होगी, कितने आप आधुनिक है, ये डिपेंड करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर किए हुए खर्चे के बाद ही। अब देखो यहां पर मैंने आपको बता दिया चर्चा में क्यों है और ये सब चीजें यहां आपने बता दी। अब देखो, अब हमें इस बार का जो बजट है इससे कुछ उम्मीदें हैं, और उम्मीद ये है कि इस बार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ये हमें एक बड़ा तोहफा देंगी, जिसमें बजट का एक बड़ा भाग रिसर्च और डेवलपमेंट पर ऊपर किए गए खर्चे के रूप में हमें देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहां पर आप याद कीजिए 1991 में होगा क्या? भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं, भारत में आर्थिक सुधार किए जाते हैं, और 1991 की तुलना में वर्तमान में आप देखेंगे जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इन्होंने अचानक से बूस्ट किया, और ऐसा वैसा बूस्ट नहीं किया, इतना बूस्ट किया कि आज हम अच्छी खासी अवस्था में पहुंच चुके हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मामले में। उसी प्रकार से आप देखेंगे जब हमारे देश में हरित क्रांति लाई जाती है तो उत्पादन के मामले में हम अचानक से बूस्ट कर जाते हैं। लेकिन यहां पर आप पाएंगे हमने कभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान केंद्रित ही नहीं किया, और अगर ध्यान केंद्रित भी किया है तो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों पर किया है, जैसे कि अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर जो पहले प्रधानमंत्री थे उनसे लेकर वर्तमान के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो यहां पर आप पाएंगे सभी ने अपने अपने स्तर पर इसमें सुधार करने के लिए प्रयास किए, लेकिन क्रांतिकारी सुधार हमें देखने को नहीं मिलते। सबसे पहले हम बात करते हैं नेहरू जी की, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। इनका
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ में एक खास लगाव था और ये इस क्षेत्र में अधिक कार्य करना चाहते थे। तो यहां पर आप देखोगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय जब हम आजाद हुए थे तो जिन क्षेत्रों की हमें अधिक आवश्यकता थी उन पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। जैसे इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया, स्पेस सेक्टर के ऊपर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया, हमने इसरो बनाया, हमने और भी अंतरिक्ष स्पेस पर ध्यान केंद्रित किया। फिर यहां पर आप देखेंगे परमाणु ऊर्जा, हमने परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ध्यान केंद्रित किए। ठीक, उसके बाद आप यहां पर आएंगे, फिर हमने कई सारे सफल वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बनाए, इनके ऊपर हमने ध्यान केंद्रित किए। तो आरंभ में जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहा है इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहा है, अंतरिक्ष अनुसंधान पर और परमाणु ऊर्जा के ऊपर। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे इनके बाद जो प्रधानमंत्री आते गए उन्होंने अंतरिक्ष पर और परमाणु ऊर्जा, इसके साथ में एक क्षेत्र और जोड़ दिया जाए रक्षा क्षेत्र, इन तीन क्षेत्रों पर ही मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया। देखो जो आप अनुसंधान करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं, ये कई सारे क्षेत्रों पर कर सकते हैं, लेकिन हमने ध्यान केंद्रित किया अंतरिक्ष के ऊपर, हमने ध्यान केंद्रित किया परमाणु ऊर्जा के ऊपर और हमने क्षेत्र के ध्यान दिया रक्षा के ऊपर। अब देखो जब हमने अंतरिक्ष के ऊपर ध्यान केंद्रित किया तो हम काफी आगे निकले। आज हम इस स्थिति में है कि हम एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। आज हम इस स्थिति में है हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं दूसरे ग्रह पर जाकर। हम इस स्थिति में है हम सूर्य के अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 भेज सकते हैं। तो आज हम अच्छी खासी स्थिति में यहां पर अंतरिक्ष क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। विकसित देश हमसे अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं क्योंकि हम सस्ते में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा में आप देखेंगे हमने कई प्रकार के परमाणु रिएक्टर लगाए जिससे हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं, अपनी जरूरतों पूरा कर रहे हैं। फिर हमने परमाणु हथियार भी बनाए, फिर हमने परमाणु का प्रयोग चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में भी किया। ठीक है, अब हम परमाणु पनडुब्बी का भी प्रयोग करते हैं। यहां पर आप देखिए, फिर आएंगे रक्षा के क्षेत्र में। जब हमने रक्षा या डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, हमने तेजस बनाया, हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, हमने अग्नि मिसाइल बनाई, हमने पृथ्वी मिसाइल बनाई, हमने आकाश मिसाइल बनाई। तो यहां पर हमने इन तीन क्षेत्रों में जब काम किया तो काफी आगे बढ़े। तो हमारा जो R&D था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, मुख्यतः इन तीन क्षेत्रों पर ही केंद्रित आप पाएंगे। ठीक है, अब किंतु इन कार्यों की एक सीमा थी। ठीक है, क्या सीमा थी हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कि इन्हीं तीन क्षेत्रों पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित हो गया, अन्य जो पहलू थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वो हमारे पीछे छूट गए। ठीक है, अब आ गया हो। अब यहां पर आप देखेंगे भारत की प्रतिबद्धता थी कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे, अपनी जीडीपी का जो टोटल भारत की जीडीपी है उसका 2% काय पे खर्च करेंगे, 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे। ये भारत की प्रतिबद्धता थी, लेकिन हमने इस प्रतिबद्धता पर कभी इसको पाने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया और कभी भी हम अपनी जीडीपी का 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ लेके नहीं गए हैं। इसकी भी तुलना करेंगे अभी हम आगे आने वाले हैं। अब देखो, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महत्व को दर्शाते हुए कहा था कि हम विज्ञान के क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अन्य राष्ट्रों से विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा था जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है उससे हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उससे हमें और अधिक प्राप्त करना है। तो जो हम प्राप्त कर चुके हैं उस पर संतुष्ट नहीं होना है। अब एक बात बताओ, हम बात करते हैं क्रिकेट की तो हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान से अच्छा खेल लेते हैं। हम बात करते हैं सेना की, हम कहते हैं हम पाकिस्तान से युद्ध जीत जाते हैं। हम बात करते हैं परमाणु की, हम कहते हैं पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु संपन्न है। तो भैया हर चीज में हम जब कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से क्यों करते हैं, हमें कंपेयर करना है अपने बड़े से। तो हमें कंपेयर करना है चीन के साथ, अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ, इजराइल के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ में, इन देशों के साथ हमें कंपेयर करना है। और जब हम इन देशों के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी तुलना करते हैं तब हमें समझ में आता है हम कहां पर हैं। यही तुलना यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन सा देश अपनी जीडीपी का कितना पैसा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। यहां पर सबसे पहले हम भारत की ही बात कर लेते हैं। तो भारत अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कुल जीडीपी का 0.6 से लेकर 0.7% खर्च करता है। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका 2.8% अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। चीन की बात करते हैं तो चीन अपनी जीडीपी का
2.1% खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल 4.3% खर्च करता है जीडीपी का। दक्षिण कोरिया 4.2% खर्च करता है अपनी कुल जीडीपी का। अब आप बोलेंगे कि सर थोड़ा सा तो अंतर है। भैया थोड़ा सा अंतर नहीं है, दो विशेषताएं याद रखो यहां पर। भारत की जीडीपी कितनी बड़ी है और अमेरिका, चीन और इजराइल की जीडीपी कितनी, इजराइल छोड़ दीजिए, अमेरिका और चीन की जीडीपी कितनी बड़ी है। उनके मुकाबले अगर वो 100 रुपए की जीडीपी है तो हम 10 रुपए की जीडीपी है, इतना भी नहीं होंगे। तो आप तुलना कर सकते हैं कि अमेरिका 100 रुपए की जीडीपी पर 2.8 खर्च कर रहा है, हम 10 रुपए की जीडीपी पर 0.6 खर्च कर रहे हैं। तो कहां पर हम तुलना करने के लिए खड़े हुए हैं, कितना पीछे हैं। और उसके बाद भी अमेरिका अगर 2.8 खर्च कर रहा है तो ये पूरा का पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दिया जाता है। चीन अगर 2.1 कर रहा है तो पूरा का पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दिया जाता है। तो भैया क्या आप कहोगे तो भारत पूरा नहीं देता क्या, इसमें से भी कुछ कमा बचा लेता है। तो यहां पर जो भारत 0.6 और 0.7% जीडीपी का दे रहा है, इसमें से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं और इनके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली संस्थाएं हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स भी परचेज करते हैं, उनके लिए इमारतें भी बनाते हैं, उनके हम गाड़ियां के भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सारे खर्चे जो होते हैं, बिल्डिंग बनाना, कुर्सी लेना, टेबल लेना, कंप्यूटर लेना, पेन लेना, पेंसिल लेना, सब कुछ हम इसी में से कर देते हैं 0.6 में से। इसी में से हम बिल्डिंग बना देते हैं उनके लिए, इसी में से हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। बल्कि यहां पर आप देखेंगे अमेरिका और चीन जैसे देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना भी पैसा खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इसे इसमें शामिल नहीं किया इन्होंने, हमने शामिल किया है। तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति है, 0.2 या 0.2.5 इतना हम खर्च करते हैं। आगे आ जाओ। अगर हम बात करते हैं क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी की तुलना में, तो इसके आधार पर हम चीन का, या फिर चीन की बात करेंगे तो जीडीपी पर खर्च कर, आरएनडी पर खर्च करता है परचेजिंग पावर पैरिटी की तुलना में 527.5 बिलियन डॉलर, और भारत खर्च कर रहा है 58.7 बिलियन डॉलर। बस वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आधे से ज्यादा पैसा जा रहा है। आगे आ जाओ। चीन आरएनडी के क्षेत्र में 7,38,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। चीन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 7,38,000 लोग कार्य कर रहे हैं। भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में 1,58,000 लोग काम कर रहे हैं, जबकि हमारी जनसंख्या चीन से ज्यादा है। ये गैप है यहां पर। जितने लोग हमारे यहां काम नहीं कर रहे हैं उतने भारतीय तो अमेरिका में जाकर और अन्य राष्ट्रों में जाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें रोजगार ही नहीं दे पा रहे। हमें अपने जो बेसिक मुद्दे हैं इसी से फुर्सत नहीं है। किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, यही डिबेट चलता रहता है पार्लियामेंट में। यहां पर आप देखेंगे चीन पीपी के परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने वाला अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का देश है। परचेजिंग पावर पैरिटी के क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर सबसे ज्यादा अमेरिका खर्च कर रहा है, दूसरे नंबर पर चीन खर्च कर रहा है। भारत को देखने जाओगे अतः पता नहीं चलेगा भारत कहां पर है। ये हकीकत है भारत की। चीन से सीखने की जरूरत। अब चीन से में सीखना क्या है, तो देखो यहां पर 1990 के दशक में चीन अपने आरएनडी पर कितना खर्च करता था, 0.7, जितना हम अभी कर रहे हैं। 0.7 खर्च करता था चीन अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, वर्तमान में 2.1% खर्च कर रहा है। आगे आ जाओ। आगे जब आएंगे तो यहां पर आप देखिए चीन की नीति है कि 2050 तक हमें दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी नवोन्मेष बनना है। और हम क्या करते हैं, भैया तुम पार्ट बना लो, असेंबल हमारे कर दो, हम इसी में खुश हैं। आईफोन की असेंबलिंग हमारे यहां हो रही है, हम कभी इस चीज पर ध्यान नहीं देते। हम सेमीकंडक्टर क्यों नहीं बनाते, हम चाइना की टेक्नोलॉजी को टक्कर देने वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों नहीं करते अपने देश में। हम सब इसमें खुश है कि पाकिस्तान के चाहे चीन के यहां से पार्ट आ जाते हैं, हम असेंबल कर देते हैं। अब यहां पर आप देखिए चीन के द्वारा किए गए सुधार। चीन ने क्या क्या सुधार किए। चीन ने 2018 में अपने 15 मंत्रालयों का पुनर्गठन कर दिया। काय के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देने के लिए। चीन ने 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कई सारे महत्वपूर्ण सुधार कर दिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देने के लिए। और हम कहां खड़े हैं, पता यता नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता क्या है। अब यहां पर देखो भारत में जिन क्षेत्रों में प्रगति हुई है,
भारत में सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2 क्षेत्रों में आपको अधिक प्रगति होती दिखाई देगी। एक है आपका अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, एक है आपका परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। और इसमें भी क्यों हुई, इसके भी कई सारे रीजन है। यहां पर आप देखेंगे उदारता पूर्वक निवेश एवं अंतरिक्ष तक परमाणु ऊर्जा आयोग को मिली स्वायत्तता। हमने जो आपके परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है और अंतरिक्ष क्षेत्र हमने इन्हें स्वायत्तता प्रदान की, हमने इन्हें फ्री छोड़ा कि आप कार्य कीजिए, आप आगे बढ़िए। इसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो यहां पर जो परमाणु एवं अंतरिक्ष ऊर्जा क्षेत्र है आपके, इनके ऊपर किनका नियंत्रण है? देखिए, प्रमुख वैज्ञानिकों का नियंत्रण है, राज्य मंत्रियों का नियंत्रण है, पीएम के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव उनका नजर रहता है, कैबिनेट सचिव यहां पर नजर रखते हैं, वित्त मंत्री नजर रखते हैं, और आदि जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं टॉप लेवल के, सेक्रेटरी लेवल के, वो नजर रखते हैं परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्र में। क्यों रखते हैं? क्योंकि परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री सीधे ने अपने अधिकार में रखते हैं। तो ये सब लोग यहां पर क्या है, ये सब लोग लगे रहते हैं जी, एक पेज पर पेपर आया, सिग्नेचर कर दो, परमिशन दो। अन्य क्षेत्रों में क्या होता है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने जाए 10 तरह से परेशान किया जाएगा। पैसा दो पहले हमें, 10 तरह की परमिशन लो, भ्रष्टाचार बढ़ाओ। और यहां पर सीधे सीधे ये क्या है, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होने के कारण लाल फीताशाही से मुक्त है। कई सारी स्वतंत्रता इन्हें अधिकारियों के चंगुल से मुक्त किया गया है। जो तानाशाही है उससे मुक्त किया गया है, इससे ये कार्य करने में सक्षम है। इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। आगे आ जाओ, सरकारी बनाम निजी खर्च। अब सरकार कितना खर्च करती है रिसर्च डेवलपमेंट में और प्राइवेट कितना खर्च कर रहा है, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखो, भारत R&D पर होने वाले कुल खर्च का सरकारी खर्च है 56%। मतलब जो कुल पैसा खर्च किया जाता है R&D पर, इसमें से आप पाएंगे 56% जो खर्च होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होता है? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा होता है। प्राइवेट प्लेयर कितना कर रहे हैं? 44% ही कर रहे हैं। फिर आप देखो, चीन की सरकार केवल 15% कर रही है, सब प्राइवेट कर रहे हैं। 85% प्राइवेट कर रहे हैं, अपने यहां 44% है। जर्मनी में 14% खर्च करती है गवर्नमेंट, केवल सारा प्राइवेट कर रहे हैं। यूके में 7% गवर्नमेंट करती है, जापान में 8% गवर्नमेंट करती है, हमारे यहाँ 56% गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद भी अब जब आएंगे तो यहां पर देखो, भारत ने उदार आयकर नीति के साथ निजी निवेश को बढ़ाने की कोशिश की। भारत ने क्या किया? उदार आयकर नीति बनाई जिससे हम निजी निवेश को बढ़ा सके। लेकिन यहां पर जो ज्यादातर कंपनियां थी, इन्होंने अपने लाभ के लिए काम किया और नीति का दुरुपयोग किया। इस कारण भी यहां पर आप देखेंगे हमारे यहां सरकार ज्यादा निवेश कर रही है, प्राइवेट कंपनी कम कर रही है। अब यहां पर आओ, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो यहां पर देखो, जो भारत अपने कुल जीडीपी का 0.6 और 0.7% पैसा खर्च करती है, किसमें? यहां पर जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसमें से जो 44% हिस्सा है कुल पूंजी का, जो हमने बजट अलॉट किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसमें से 44% पैसा तो किसमें जाता है? भवन निर्माण में। जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उसमें दे दिया पैसा। अचल संपत्तियां जैसे भवन, भूमि, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर और अन्य सारी चीजें, इनमें हमने खर्च कर दिया। तो ये सारा पैसा भी आपका 0.6 और 0.7% का जो आपने रखा है उसी में से जाता है। ठीक है, ये हमारे यहां स्थिति है। अगर हम बात करते हैं पूंजीगत व्यय की, तो चीन और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन क्या करते हैं? पूंजीगत व्यय पर 0% पैसा खर्च करते हैं, खर्च ही नहीं करते। चल अलग से हम पैसा देंगे, इसे छोड़ो, इससे यहां लो। पूंजीगत जो व्यय है ये अलग रहता है उनका, इसमें से खर्च नहीं करते वो लोग, ये अलग है इनका। अब यहां पर आप देखेंगे यूएसए द्वारा 0.2% पैसा खर्च किया जाता है। किसके ऊपर? 0.2% पैसा खर्च किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आप चलो और अचल संपत्ति पर, पूंजीगत व्यय पर। ये यहां पर स्थिति है। हम अपने बजट का 50% तो पूंजीगत व्यय पर दे रहे हैं, फिर बचा हुआ पैसा हम देते हैं रिसर्च के लिए। ये स्थिति है। अब देखो, पीएम का जो हमारे प्रधानमंत्री है, इनका विजन क्या है? विजन की बात करते हैं तो शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके लिए कितने ये सीरियस है, इस चीज को समझ सकते हो, इन्हें भी लगभग
10 कार्यकाल हो चुके हैं, मतलब 10 साल हो चुके हैं। बजट की स्थिति वही बनी हुई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पहले थी, थोड़ी बड़ी है बस और ज्यादा नहीं बढ़ा। अब आ जाओ यहाँ पर, विज्ञान के रहस्यों का पता लगाने एवं प्रौद्योगिकी एवं नवाचार शक्ति के दोहन में निवेश का भी यहाँ पर महत्व है। आगे आ जाओ, डिजिटल दुनिया में आर्थिक प्रगति के लिए R&W पर निवेश आवश्यक है। ये भी केवल चिल्लाते रहते हैं, कुछ नहीं करते, ज्यादा कुछ तो नहीं किया अभी तक इन्होंने। अब उपाय क्या क्या है, उपाय की बात करते हैं तो यहां पर आप देखो, जितने भी हमारे यहां शीर्ष वैज्ञानिक हैं इन सभी को एक मंच प्रदान करनी पड़ेगी जिससे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित कर सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें। एक मंच हमें प्रदान करनी पड़ेगी। साथ में सभी वैज्ञानिक संस्थानों को एक या दो व्यापक निकायों में विलय करना पड़ेगा। आपने देखा होगा हाल ही में हमने कई सारी बैंकों का विलय किया। क्यों? छोटे छोटे जो बैंक थे घाटे में जा रहे थे, इन्हें हमने बड़ी बैंकों के साथ मर्ज किया जिससे ये भी फायदा में रहे। उसी प्रकार से जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान है इन्हें भी आपस में मर्ज करके हमें एक या दो संस्थानों का निर्माण करना पड़ेगा जिससे यहां पर हम इन्हें ज्यादा उपयोगी बना सकें। आयोग एवं विभिन्न संस्थाओं के स्वायत्तता में वृद्धि, ये जो आयोग बनेंगे, जो संस्थाएं बनेंगी, इनकी स्वायत्तता में हमें वृद्धि करनी चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। फिर निजी क्षेत्र द्वारा R&D में निवेश बढ़ाना चाहिए। हमें निजी क्षेत्रों को, प्राइवेट प्लेयर्स को आगे लाना चाहिए जो क्या कर सके, जो यहां पर निवेश में कर सकें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की शुरुआत होनी चाहिए, केंद्र को यहां पर और योजनाएं लेके आनी चाहिए। साथ में भवन एवं अचल संपत्तियों को जो बजट दिया जाता है उसे हम R&D के बजट से अलग रखेंगे, अलग से पैसा हम उसे यहां पर प्रदान करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, राज्य सरकारों को भी आदेश देना चाहिए कि राज्य सरकार भी अपनी GDP का 1 या फिर आधा प्रतिशत कम से कम राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन कोर्स में जमा करें। ये लोग भी अपना अपना योगदान दें। अब यहां पर देखो, अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत भारत में। ये तो हमने बात कर ली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत कैसे हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना वर्ष 1962 में की जाएगी। कब की जाएगी? वर्ष 1962 में इसकी स्थापना की जाएगी और 1962 में ही थुम्बा भूमध्य सागरीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के भी हमने निर्माण की शुरुआत कर दी थी। कब? 1962 में। फिर आगे बढ़ते हुए आप पाएंगे 15 अगस्त 1969 को हमने इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर दी। ठीक, और 1972 में हमने अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कर दी। सितंबर 1972 में ही इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत हमने लाके खड़ा कर दिया। ठीक, इसी प्रकार से यहां पर आप देखते रहेंगे। फिर हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग। तो परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त 1948 में स्थापित किया जाता है और 9 अगस्त को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कर दी जाती है। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अधीन विभाग है। देखो, परमाणु ऊर्जा विभाग है जो आपका प्रधानमंत्री के अधीन है, सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करता है। भारत का बजट और निर्मला, अब हमने बजट की बात की थी तो बजट पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में निर्मला सीतारमण जी बजट प्रस्तुत करने वाली हैं और इनके बजट की अगर हम बात करें तो लगातार 7 बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री हो चुकी हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 7 बार अभी तक कोई भी किसी एक वित्त मंत्री ने बजट पेश नहीं किया है। यहां पर आप देखेंगे यह रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी के नाम दर्ज हो गया है। अब यहां पर आप देखेंगे इन्होंने जो 7 बजट प्रस्तुत किए हैं इसमें से 6 बजट पूर्ण बजट है, एक आंतरिक है 2024 में इन्होंने अंतरिम में जो इन्होंने 1000 अभी 2024 में पेश किया था। अब यहां पर देखिए, इससे पूर्व लगातार 6 बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड था मोरारजी देसाई जी के नाम। इन्होंने 6 बार बजट प्रस्तुत किया था लगातार। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे मनमोहन सिंह जी, अरुण जेटली जी, पी चिदम्बरम जी, यशवंत सिन्हा जी लगातार 5 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इन्होंने 5 बार बजट रिकॉर्ड किया है। अब देखो, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी मोरारजी देसाई जी के पास है और लगातार 6 बार। इन्होंने अभी तक कुल 10 बार बजट रिकॉर्ड प्रस्तुत किए हैं। कितनी बार? 10 बार बजट प्रस्तुत किए हैं। अब यहां पर आप देखिए चिदम्बरम, देखो मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश, लगातार 6 बार। पी चिदम्बरम जी 9 बार बजट पेश कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी 8 बार बजट पेश कर चुके हैं और ये दूसरे नंबर पर आपके चिदम्बरम जी हैं और तीसरे नंबर पर आपके
कौन है? प्रणब मुखर्जी हैं। ठीक, अब देखो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान में अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 112 में यहां पर क्या है? अनुच्छेद 112 में बजट की बात की गई है, और बजट शब्द का उल्लेख ना करके यहां पर आप देखेंगे, क्या पाएंगे? यहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो और एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हो। इसी प्रकार के और लेक्चर हम आप सामने आके लेकर उपस्थित होते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।